दोस्तों, आज थोड़ी मायूसी महसूस कर रहा हूं मैं। दुखी हूं क्योंकि मेरे खास मित्र हैं, उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी हुई है। सच में दूसरा कुछ नहीं कह सकता उसको। जो कुछ हुआ है उसको ट्रेजेडी, पॉलिटिकल ट्रेजेडी ऐसा ही कहना पड़ेगा। जितेंद्र आव्हाड, कितने साल हो गए जब से वो पॉलिटिक्स में हैं, तब से मतलब 30-35 साल से ज्यादा जब वो पदार्पण किए आए, तभी से मेरे उनके रिश्ते जो रहे वो दोस्त से ज्यादा रहे, भावनिक रहे, इमोशनल रहे। एक पत्रकार और एक नेता लीडर ऐसे नहीं रहे कभी। हमारी एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ, उम्र में बहुत ही ज़्यादा, 30 साल उनसे बड़ा हूँ मैं, मगर फिर भी एक अपनापन उनके बारे में मेरे मन में हमेशा रहा। जब वो राजनीति में आए तब से मैं सोच रहा था, देख रहा था और दूसरों को भी कह रहा था कि ही इज ए मैन टू वॉच, ए पॉलिटिशियन लीडर टू वॉच। मैं बोला थाना में उस समय जमाना था, दिघे साहब का था, डावखरे का था, सतीश प्रधान उस समय के अलग लोग थे, उनका जमाना था। मगर ये लड़का उस समय का, मैं दोस्तों को बोलता था कि थाना का भविष्य इसके साथ जुड़ा रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा। और थाना के लिए ये जो कर सकता है, करने की उम्मीद रखा है, इच्छा रखा है, इसके पास एक प्लानिंग है, नियोजन है और अपने जिंदगी का एक कोई प्रयोजन है, और लोगों के प्रति उसकी समर्पितता अनक्वेश्चनेबल है। सवाल नहीं किया जाता कि ये किसका आदमी है, ये खुद का नहीं है, खुदगर्ज नहीं है, ये लोगों का आदमी है। लोगों के लिए जान तक कुर्बान करने वाला ये लड़का है। धीरे धीरे उसका नेतृत्व अपने कर्तृत्व से ही बढ़ता गया। आज की तारीख में मैं थोड़ा, अगर ये इलेक्शन के पहले की बात करूं तो थाना में मेरे ख्याल से दो ही लीडर थे। एक एकनाथ जी शिंदे और दूसरे जितेंद्र आव्हाड। पहले तो ये दोनों एक साथ थे, मतलब बहुत करीबी रिश्ते थे उनके, जुड़े हुए थे। दोनों मिलके महापालिका चलाते थे, दोनों मिलके, जबकि पार्टियां अलग थी, मगर थाना में राज एक संयुक्त सरकार थी। ये युति बीती की बात अब हम करते हैं, आघाड़ी हो युति हो, थाना में सालों साल, जबकि मुंबई शिवसेना अलग थी, ठाकरे अलग थे, ये अलग थे, मगर एकनाथ शिंदे जी का राज थाना में पहले से अलग था। वो उनके जैसे भारत में कोई राज्य हो महाराष्ट्र, वैसे पूरे इंडिया में थाना का अलग राज्य बन गया था, और वहां पे शिंदे साहब राज कर रहे थे, उनके साथ थे जितेंद्र। बाद में धीरे धीरे वो होता ही, ये टकराव, ये अलगाव अटल रहता है, क्योंकि आखिर एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक थाना में दो नेता नहीं रह सकते हैं। दिघे साहब को भी काटने की कोशिश की गई इसी कारण, और दिघे साहब ने भी बहुत सारे लोगों के पत्ते काट दिए, ये भी बात सही है। तो धीरे धीरे उनमें अंतर बढ़ गया, और इतना ही नहीं, दोस्त थे वो दुश्मन हो गए एकनाथ जी और वो। फिर भी जितेंद्र की अपनी वजूद कायम था, उसकी लोकप्रियता एक विशिष्ट वर्ग में कायम थी, और मैं हमेशा उसके बारे में जब भी लिखता था तब ये लिखता था जरूर
कि अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उस समय अजीत और शरद पवार साहब साथ में थे, राष्ट्रवादी का कोई सेक्युलर चेहरा है तो जेन्युइनली वो है जितेंद्र आव्हाड। जी हां, जितेंद्र आव्हाड। वो दिल से और दिमाग से, सोच से, अपने एक्शन से, रिएक्शन से, हर एक चीज से 100% सेक्युलर था, उसके बारे में कोई शक नहीं था। हिंदुओं के प्रति आस्था, आत्मीयता उसकी कम आकी गई। हमेशा लोगों को लगा ये मुस्लिमों का पक्ष लेता है, उनके साइड में है, हिंदू द्रोही है, हिंदू विद्रोही है। ऐसा नहीं था। जो सनातन विचार है, जो प्रतिगामी विचार है, जो हिंदू धर्म को ही पीछे लेके जाते हैं, ऐसे विचारों के खिलाफ वो रहा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, इनके सच्चे अनुयायी अगर महाराष्ट्र में कुछ बचे कुचे है तो उनमें से वो एक था। इसके लिए वो समाज सुधारक करके भूमिका जो निभा रहा था, वो हिंदू कट्टर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ये बात सच है, इसलिए ट्रोल भी होता था। महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड और संजय राउत जितने ट्रोल हुए, दुनिया में कोई नहीं हो, मतलब महाराष्ट्र में और कोई नहीं हुआ। दिल्ली में मोदी और शाह हुए। हाँ, तो अब सिचुएशन बदली हुई है। एकनाथ जी शिंदे हाथ धो के पीछे पड़े हैं और शरद पवार की एनसीपी, उसका लय या तो अजीत दादा की पार्टी में विलय, इस जगह पहुंच गई है। उनका दूसरा कोई चारा नहीं, दिशा नहीं उनको, उनका अस्तित्व अभी खत्म होने को आया है। तो बेस चला गया। शरद पवार जी के प्रति उनकी निष्ठा तो आप सोच नहीं सकते। वो उनके लिए जान भी देंगे, जान भी लेंगे, ऐसी 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 निष्ठा है। मगर शरद पवार खुद अगर लय विलय के दौर से जा रहे तो जितेंद्र का क्या भविष्य होगा? आज मैं कुछ आपको मेरे आकलन से अंदाज दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि अगले 2029 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, अभी मैं आपको बोलता हूं एमआईएम की तरफ से उसके खिलाफ ये जो लड़की मुंब्रा से आई है और अभी बहुत कंट्रोवर्सी का सेंटर है, एमआईएम की है, वो सहर शेख जो है वो उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। लिख लो, लिख लो। आज मैं बताता हूं 2026 के जनवरी के 22 तारीख को मैं आपको बता रहा हूं कि 29 को जब चुनाव होगा तो जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ खड़ी होगी एमआईएम से सहर शेख, और बाकी पार्टियां उसको ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट देंगी, क्योंकि जितेंद्र को शह देने वाली दूसरी कोई नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है, उसके पिताजी जो है यूनुस शेख, 21-22 साल से वो इनके साथ देख रहा था मैं, क्यों उसको टिकट नहीं दिया मेरे समझ में नहीं आता। ये क्या हुआ? जितेंद्र मिलेगा तो पूछूंगा, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मुझे भी लगता है कि 20-22 साल से जो आदमी आपकी सेवा कर रहा है, आपका राइट हैंड है, उसको टिकट क्यों नहीं दिया? मालूम नहीं अभी, वो उसके बारे में मैं अलग से बोलूंगा। मगर चुनाव का मामला मैं बोलता हूँ 29 में ये सहर शेख इसके साथ खड़ी रहेगी। और एक बात मैं बोलता हूँ जो जितेंद्र के लिए भी, देखो मुस्लिम समाज जो है वो मुस्लिमों की साइड से बोलने वाले और उसके लिए हिंदू में बदनाम होने वाले हिंदू आदमियों का साथ तब तक देता है जब तक उनको मुस्लिम पैदा हुआ आदमी पर्याय करके नहीं मिलता है। जब एमआईएम का पर्याय मिला तो उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस को छोड़ दिया है। इसके लिए जितेंद्र का भवितव्य पॉलिटिकली तकलीफ में है। मैं उसको सुझाव दूंगा कि तुम अभी ये एनसीपी की बात छोड़ो, महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक अच्छे की लीडर की जरूरत है, तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ। कांग्रेस में तुमको भवितव्य है, नहीं तो तुम्हारा भवितव्य भी अंधेरे में चला जाएगा। धन्यवाद।